Right. Bismillahirrahmanirrahim. In last two classes, actually, we covered the quantitative risk analysis process. और quantitative risk analysis के अंदर actually before this process हमने कुछ काम किए थे, और वो काम क्या थे in terms of risk management। जो हमने चीजें देखी थी वो क्या थी, मैंने भी intentionally खुद स्क्रीन को blank की है। We actually started off with planning the risk, right? We prepared a plan for managing risk on our project. इस प्लान के अंदर हमने वो तमाम गाइडलाइंस दी, जिन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज भी करना है। दैट मींस हमने उनका क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस भी करना है, एंड देन हमने किस तरह उन रिस्क को क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना है, रिस्पांस प्लानिंग कैसे करनी है, देन रिस्क को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एंड लास्टली हम उन रिस्क को मॉनिटर कैसे करेंगे, राइट। सो जितने भी रिस्क से रिलेटेड प्रोसेसेस होने हैं, उन प्रोसेसेस को हमने उन प्रोसेसेस से रिलेटेड तमाम गाइडलाइंस अपने इस प्लान के अंदर रखती थी। एंड वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। इसी से रिलेटेड आप लोगों ने एक असाइनमेंट भी किया होगा, या भी कर रहे होंगे होपफुली। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद वंस वंस वी प्रिपेयर्ड दिस प्लान, इस प्लान को सामने रखते हुए हमने जो नेक्स्ट काम किया था, दैट वाज आवर क्वालिटी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, राइट। हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया और हमने ये कहा कि यार ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ऑल्दो इट्स आइटरेटिव, और हम बार बार अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने कोशिश की कि एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्क जो है उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, उस लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्क के अंदर लेट्स से हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल नंबर यूज कर रहे हैं कि यार लेट्स से हमने 1000 रिस्क या 1200 रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन रिस्क के पीछे हम भाग नहीं सकते हैं, सारे के सारे रिस्क को हम उनके बारे में उनको प्लान नहीं कर सकते हैं, और ना उनके ऊपर हम लाइक इट्स इवन अगर हम कर भी सकते हैं, इवन देन वी वुड नॉट लाइक टू वेस्ट आवर टाइम, एनर्जीज, एफर्ट एंड रिसोर्सेज टू रन आफ्टर ऑल दीज रिस्क। हमने फिर इस चीज को सामने रखते हैं, हमने ये कहा कि यार हम अपने रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन कर लेते हैं, और वो रिस्क जो क्रिटिकल हैं, वो रिस्क जो हाई प्रायोरिटी रिस्क हैं, उनको हम आइडेंटिफाई उनको हम जो है फर्दर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करके उनके रिस्पांस प्लान करेंगे। अच्छा, और इसके लिए हमने जो प्रायोरिटाइजेशन का मेथड या प्रोसेस यूज किया, उसके लिए हमने कहा था कि इस प्रोसेस को हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कहते हैं, परफॉर्मिंग द क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। इस क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस ने क्या किया, इसने हमें आउट ऑफ दीज लेट्स से 1200 रिस्क, let's say again this is an hypothetical number, हमने कहा कि लेट्स से वो 200 रिस्क ऐसे हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, या वो रिस्क जो हमने हाई प्रायोरिटी के रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इन रिस्क को हम अब फर्दर इन पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एंड दैट एनालिसिस वुड बी डन इन द परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जो हमने ये लास्ट 2 वीक्स में प्रोसेस पढ़ा। ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की पर जाने से पहले हमने ये चीज देखी थी और डिस्कस की थी कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस requires lot of good quality data। इसके अलावा इसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज एंड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और इसकी वजह से ये टाइम टेकिंग भी है, और एट द सेम टाइम ये एक्सपेंसिव भी है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर देता है, और इसकी बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स पर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमें एक्चुअल में इन क्वांटिटेटिव नंबर्स हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसको सामने रखते हुए हम अपने रिस्क को प्लान कर सकें। अच्छा, अब लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी स्पेशल चाहिए होते हैं, इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का डाटा भी चाहिए होता है, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, तो ये काफी हद तक एक्सपेंसिव भी होता है। सो इस चीज को इसकी वजह से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स पे में भी हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ना कर रहे हो, हम उन प्रोजेक्ट्स पे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं जनरली, जो वाकई ही क्रिटिकल होते हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ही लेट्स से
इट ऑपरेट्स एट अ वेरी हाई लेवल, ये स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स करती है, ये इनके सारे प्रोजेक्ट्स ही जो है ना वो लेट्स से क्रिटिकल होते हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रैक्टिसेस हैं कि हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस लाजमी करेंगे या नहीं करेंगे या कुछ पे करेंगे। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है वो हम अपने प्लान के अंदर वो लिख देते हैं कि हमने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना है या नहीं करना। सो फॉर नाउ वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट वी वुड परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी है, वो टेक्निक्स वुड बी फोकस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। एक्चुअली ये लेक्चर वो हैं जो लास्ट दो लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब वो जो नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते रहे हैं, या सॉरी जो हम यूज करते हैं और जो हमने लास्ट टू क्लासेस में पढ़ी हैं, उनको अब मैं जस्ट ट्राई कि हम जितनी आज कवर कर सके करें। अदरवाइज में भी कल भी शायद मतलब इफ यू वुड रिक्वेस्ट तो देन ओनली देन हम वो वाले मजीद भी एक शायद सेशन रखें। बट आई ट्राई कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके कवर करूं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रा क्लास की डिटेल तो हम 6 घंटे का लेसन नहीं ले सकते उस तरह, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, सो नाउ दिस इज द प्रोसेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, दैट इज क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और इसमें हमने कहा कि इसमें हम न्यूमेरिकली एनालाइज करते हैं कंबाइंड इफेक्ट्स जो होते हैं तमाम रिस्क का और अदर सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये जो कंबाइंड इफेक्ट को न्यूमेरिकली एनालाइज करना है, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ टेक्निक्स, और उन्हीं टेक्निक्स को हमने अभी देखना है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टेक्निक्स नाउ डायरेक्टली, बिकॉज यू नो देयर the time is short and there are too many things that we need to actually cover. Okay, अच्छा, इन टेक्निक्स को हम I hope you can see my screen. I'm sorry, I didn't ask this thing before starting this lecture. जी सर, देख सकते हैं इसको। Okay, okay, that's क्लियर। great. That's great. Okay. So now जो quantitative risk analysis है, इस में मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स हम यूज करते हैं या कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को अगर मैं तीन ग्रुप्स में डिवाइड करूं, तो कुछ टेक्निक्स वो हैं जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करने से पहले आपको यूज करनी पड़ती हैं, लेट्स से टू गैदर द डाटा, to identify the shapes and probability distribution, to analyze different scenarios. वो सारे सिनेरियोज, वो डाटा वो सामने रख के फिर हम उस के मुताबिक अपना एक मॉडल बनाते हैं। विल कवर ऑल दीज टर्म्स, मॉडल क्या है, डाटा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन अ वाइल। लेकिन हम उसका डाटा को सारे को सारा सॉरी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम अपना एक मॉडल बनाएंगे, और उस मॉडल पे में भी हम अपनी सिमुलेशंस वगैरह रन करेंगे। और फिर हमारे पास आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उस एनालिसिस के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने लिए यूज कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, वो उसको मैंने पोस्ट एनालिसिस पार्ट कह दिया है। सो कुछ टेक्निक्स हैं जो डाटा गैदरिंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कैसे करनी है, मल्टीपल, अगर आपके पास एक चीज को करने के तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस में से कौन सा रूट चूज करना है, कौन सा रूट चूज नहीं करना, वगैरह वगैरह। इन चीजों को सामने रखते हुए हम अपने इन चीजों को अपने मॉडल में इंसर्ट करते हैं, और मॉडल को फिर रन करके उसके ऊपर सिमुलेशन रन करके हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं, और उन रिजल्ट्स को हम फिर इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सो नाउ this is a journal, background of our today's lesson, sorry, of all the techniques कि हम इनको कैसे कैसे यूज करेंगे। So I'm just moving forward quickly and I just want you to show the techniques जो हमने कवर करनी है, राइट? या हमने जो कवर कर ली हुई ऑलरेडी, और अभी we'll try to just have a quick recap of those techniques. अच्छा, इसमें जो लोग क्लास में टाइम पे आए थे और जिन लोगों ने ये सारी टेक्निक्स डिटेल में पढ़ी हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाकियों को जिनको ज़ाहिर है अभी मैं I'll be very fast very quick, तो अगर उनको डिटेल में समझना है तो काइंडली आपस में इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज these आर रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो जो आपको एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बनाती हैं। सो ये टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला है डिसीजन ट्री एनालिसिस, उसके बाद एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, उसके बाद फॉल्ट ट्री एनालिसिस, इवेंट ट्री एनालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, प्रोबेबिलिटी असेसमेंट। सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी असेसमेंट जो है वो तीन कैटेगरीज की है, एक सब्जेक्टिव है, एक प्रायोरी है, एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस है, क्रिटिकलिटी एनालिसिस है, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस डायग्राम्स है, राइट?
सो अभी जो है वो मैं डिसीजन ट्री एनालिसिस से बात शुरू करूंगा। और डिसीजन ट्री एनालिसिस बेसिकली किसी भी सिचुएशन का, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है या मल्टीपल सिनेरियोज हमारे सामने होती हैं, उन सिनेरियोज के जो कि मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सामने आ रही होती है और उन ऑप्शंस को हम कैसे एनालाइज करेंगे। डिसीजन ट्री एनालिसिस बेसिकली हमें इस चीज में हेल्प करता है। ये डिसीजन ट्री एनालिसिस हमारी पूरे सिनेरियो को कैप्चर करके हमारे सामने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रख देता है कि यार ये सिनेरियो है, उसका हमारे पास एनालिसिस जो है हम अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ये वो टेक्निक है जो हम डिसीजन ट्री एनालिसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको डायरेक्टली यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं थ्योरी को स्किप कर रहा हूँ। आई एक्चुअली वांट यू टू अंडरस्टैंड जो जो टेक्निक्स हैं उनको जरा आप देखिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। ये हमारे सामने एक सिनेरियो है, राइट। इस सिनेरियो को अगर आप पढ़ें, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। You are working in a manufacturing firm and recently launched a new product to in the twin cities of Rawalpindi and Islamabad. आपने अभी कोई नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की अपनी। The project went successful and now your organization wishes to launch the product in another city, let's say कराची में। आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च की वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी कामयाब रही। अब आप कराची में भी उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना जा रहे हैं। Based on your active involvement in the risk management of previous project, you have been appointed as a risk manager in this new project. That means अब ये जो कराची में आपकी प्रोडक्ट की लॉन्च है, इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजर के तौर पे हायर किया गया। सो यू हैव आइडेंटिफाइड अ हाई प्रायोरिटी रिस्क। वन ऑफ द रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई किया वो ये है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सॉरी, वो रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी से ओरिजिनेट होता है। और दैट इज, आपको मैंने शायद बताया था कि रिस्क जो है वो इवेंट बेस्ड भी होते हैं और नॉन इवेंट बेस्ड भी। और नॉन इवेंट बेस्ड में एक टाइप हमने पढ़ी थी, which is uncertainty in the estimates, uncertainty in the future forecast, and uncertainty about what will happen। और इसको हमने रिस्क ही कहा था। सो दिस इज अ रिस्क। आपके पास एक कराची में जब आप लॉन्च करेंगे तो एक अनसर्टेनिटी है कि आपकी ये जो नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने लगे हैं, इसकी डिमांड कराची में क्या होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कराची में आपके पास इसकी डिमांड क्या होगी। तो इसके बारे में वो कह रहा है कि 60% चांसेस हैं कि आपकी ये डिमांड स्ट्रांग होगी और 40% चांसेस ये हैं कि कराची में इसकी डिमांड वीक होगी। तो एक तो ये बात से ज़हन में रखें कि कराची में अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो 60% चांसेस ये हैं कि वहां पे आपको बड़ी अच्छी डिमांड मिलेगी, स्ट्रांग डिमांड मिलेगी। और 40% चांसेस ये हैं कि वहां पर शायद रिस्पॉन्स इतना अच्छा ना आए और डिमांड वुड बी वीक। अच्छा, एक और रिस्क है जो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की डिमांड को पूरा कर रहा है, शायद वो काफी ना हो। और उसके लिए आपने डिसाइड ये करना है अभी कि या तो आप एग्जिस्टिंग जो हमारा प्लांट है उसी को अपग्रेड कर लें, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी को बढ़ा लें ताकि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा कराची की डिमांड को भी मीट कर ले। और दूसरा ये है कि आप नया प्लांट ले लें, राइट। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एग्जिस्टिंग प्लांट को अपग्रेड कर दें और दूसरा ये है कि आप नया प्लांट ले लें। अब इन दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है। जब आप न्यू प्लांट की बात करते हैं तो न्यू प्लांट की जो कॉस्ट है आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, इट इज 120 मिलियन। जबकि अपग्रेड अगर करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करते हैं तो वो सिर्फ 50 मिलियन में हो सकता है। सो एक है ऑप्शन अपग्रेडिंग जिसकी कॉस्ट है 50 मिलियन, और दूसरी आपके पास है ऑप्शन न्यू प्लांट की जिसके पास जिसकी कॉस्ट है 120। अच्छा, इसके बाद आगे सिनेरियो में कुछ और चीजें लिखी हुई हैं एंड दैट इज जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हैं अगर आप न्यू प्लांट लगाते हैं और साथ में डिमांड भी आपके पास अच्छी आती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है, तो फिर आपके पास 200 मिलियन आपको इसकी सेविंग होगी, आपकी इस इन्वेस्टमेंट पे आपको बचत होगी। लेकिन अगर न्यू प्लांट लगाते हैं
और आगे डिमांड वीक हो जाती है, तो फिर 90 मिलियन आपकी सेविंग होगी। इसी तरह अगर आप न्यू प्लांट की जगह अपग्रेड करते हैं चीजों को, तो अपग्रेड करने में फिर अगेन दो ऑप्शन है। अगर तो अपग्रेड करने के बाद डिमांड स्ट्रांग होती है, तो यू वुड सेव 120 मिलियन। और अगर अपग्रेड करने के बाद डिमांड वीक होती है, तो फिर यू वुड सेव 60 मिलियन। अब ये सारा सिनेरियो है आपके पास, इस सिनेरियो का एनालिसिस करना है। तो मैंने आपको ये कहा था थोड़ी देर पहले कि जो डिसीजन ट्री एनालिसिस है, बेसिकली इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर देता है डिसीजन ट्री की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, अब उस डिसीजन ट्री को सिनेरियो रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, एक और टेक्निक है, वो अप्लाई करेंगे। और उससे हमें पता चलेगा कि अभी हमें अपग्रेड करना चाहिए या हमारे लिए न्यू प्लांट खरीदना बेहतर है। आई होप दिस सिनेरियो इज क्लियर टू एवरीवन, ऑल्दो देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को अभी हम अगली स्लाइड पे डिसीजन ट्री की शक्ल में देखेंगे, तो आपको चीजें और ज्यादा बेहतर नजर आएंगी। बट आई होप दिस इज क्लियर सो फार। कोई जी एक सर, बस। क्लियर है। ओके ओके फाइन। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम डिसीजन ट्री एनालिसिस, सॉरी, डिसीजन ट्री को यूज करते हुए इस सिनेरियो को जरा कैप्चर करते हैं। जो डिसीजन ट्रीज होते हैं, इन डिसीजन ट्रीज के अंदर हमारे पास अ, तीन किस्म के नोड्स कह लें या तीन किस्म के सिंबल यूज हो रहे हैं। एक होता है डिसीजन नोड, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर में लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे, ये आपको ये बताता है कि आप, या ये चीज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमने क्या डिसीजन लेना है? हमने डिसीजन ये लेना है कि हमें नया प्लांट खरीदना चाहिए या हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो ये जो दो ऑप्शन है, वो इस स्क्वायर के साथ या डिसीजन नोड के साथ रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद अगला है सर्कल में, ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये चैंस नोड को शो करता है। चैंस नोड बेसिकली ये बताता है कि क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। जैसे हमारे सिनेरियो के अंदर हमने कहा कि अगर हम कराची में लॉन्च करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे डिमांड जो है वो ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि वहां पे डिमांड वीक हो। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड की मेरे ख्याल में 60% चांस था, और वीक डिमांड का 40% चांस था। और एक है एंड ऑफ ब्रांच। ये एंड ऑफ ब्रांच क्या होता है, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये सिंबल्स यूज करते हुए अब हम जरा डिसीजन ट्रीज का ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये सिनेरियो डिसीजन ट्री के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास ये एक डिसीजन नोड है, जिसको हम कह रहे हैं आइदर वी नीड टू बिल्ड अ प्लांट और वी नीड टू अपग्रेड द प्लांट। तो ये हम एक डिसीजन नोड में हमने शो कर दिया। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस बन रही हैं। एक है बिल्ड द न्यू प्लांट, और उसकी मैंने जो कॉस्ट है वो नीचे ब्रैकेट में आपको, बिकॉज पिछली स्लाइड पे इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि यार ये कॉस्ट है अगर आप न्यू प्लांट बिल्ड करते हैं। और दूसरी चॉइस है हमारे पास अपग्रेड करने की, और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फिर हमारे पास 50 मिलियन लगेगा। ये दो, आप कह लें कि इस डिसीजन नोड से दो ब्रांचेस बन रही हैं। एक है न्यू प्लांट बिल्ड करने की और एक है अपग्रेड करने की। अच्छा, नाउ इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज है वो है कि अगर मैं बिल्ड करता, सॉरी, न्यू प्लांट खरीदता हूं, तो न्यू प्लांट खरीदने से उसमें फिर आगे दो चांसेस हैं। और ये हमारे पास चांस नोड से श्योर है, ये जो मैं ग्रीन सर्कल अभी कर रहा हूँ, ब्लैक सर्कल है उसके इर्द गिर्द मैं ये ग्रीन उससे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये है 60% चांस ये है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी, और 40% चांस ये है कि वहां पे वीक डिमांड होगी। ठीक है। और जो हमारे पास 60% चांस है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी, उस केस में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है या वो मेरी जो इनकम हो रही है या जो सेविंग हो रही है वो 200 मिलियन है। और इसी तरह अगर वीक डिमांड होती है, तो फिर मेरे पास जो सेविंग हो रही है वो 90 मिलियन की है। राइट, इसको मैं इनकम कह रहा हूँ, इट्स नॉट सेविंग। इनकम जो है वो 90 मिलियन है। अब देखें, हमारे पास जो एक ब्रांच पूरी चल रही है वो क्या है? पहला डिसीजन नोड है, और वहां से मैं जाता हूं और मैं कहता हूं अगर मैं बिल्ड की तरफ जाता हूं, और बिल्ड करने में अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड हो जाती है, तो फिर ये वाली ब्रांच यहां तक आती है। अब इस ब्रांच को यहां पे मैं क्लोज कर दूंगा। और क्लोज कैसे करूंगा, उसके लिए मैंने कहा कि ये एंड ऑफ ब्रांच, अभी मैंने आपको कहा था, मैं बताता हूँ वो क्या चीज है। तो एंड ऑफ ब्रांच नोड जो है उसको हम यूज करेंगे, और हम ये कहेंगे कि, सॉरी, यहाँ पे ये एंड ऑफ ब्रांच है। और एंड ऑफ ब्रांच आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है
कि अगर मैं इस वाली ब्रांच में आता हूं, दैट इज इफ आई बिल्ड अ न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट में हाई या सॉरी स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है जिसके 60% चांस है, तो उस केस में मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 80 मिलियन। अब ये 80 मिलियन कैसे कैलकुलेट हुआ है? 80 मिलियन इस तरह कैलकुलेट हुआ है कि इस पे स्ट्रॉन्ग डिमांड के केस में जो मेरी इनकम है वो है 200 मिलियन की, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है नए प्लांट को खरीदने की वो है 120 मिलियन। तो मैं 120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 200 मिलियन अर्न कर रहा हूं, और मेरे पास जो सेविंग आ रही है दैट इज 80 मिलियन। तो इस पूरी ब्रांच का यहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो मैं अब आपको रेड लाइन से दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और ब्रांच है, और वो ये है कि इसी तरह अगर मैं बिल्ड करता हूँ न्यू प्लांट, उसमें कॉस्ट वही 120 मिलियन है, लेकिन इस दफा मेरे पास डिमांड जो है वो वीक आ जाती है। अगर डिमांड वीक आती है तो मेरे पास जो इनकम है दैट इज 90 मिलियन। ठीक है, और ये जो 90 मिलियन है इसमें, सॉरी, अच्छा, ये जो 90 मिलियन है इसमें अब मैं देखना चाहूंगा कि मुझे कोई सेविंग हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे सामने ये चीज नजर आ रही है हमें कि इस केस में हमें सेविंग नहीं हो रही है, इनफैक्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इसमें हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने 120 मिलियन लगाए थे न्यू प्लांट लगाने के लिए, और इसके अगेंस्ट अगर वीक डिमांड हुईगी तो फिर मेरे पास ये 90 मिलियन इनकम आती है। दैट मीन्स मुझे 30 मिलियन का लॉस हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, क्लियर। ओके, सो ये है। अब इसी तरह अब हम जरा दूसरे डिसीजन नोड की तरफ जाते हैं, या दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं, या तीसरी की तरफ, एंड दैट इज अगर हम न्यू प्लांट नहीं बनाते, इसकी जगह हम एग्जिस्टिंग प्लांट को ही अपग्रेड कर देते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 50 मिलियन। अब ये जो 50 मिलियन है इसके में भी फिर आगे दो चांस है कि मैं 50 मिलियन लगाऊं और मेरे पास आगे स्ट्रॉन्ग डिमांड आ जाए, जिसके चांस होने के 60% है। तो फिर मेरे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड की जो इनकम है दैट इज 120 मिलियन। ठीक है, ये जो 120 मिलियन है अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं, तो फिर इसकी एंड जो नोड सॉरी एंड ऑफ ब्रांच में देखता हूं, तो वो क्या है? वो ये है कि मैंने यहां से चला डिसीजन नोड, इस ब्रांच की तरफ आया, प्लांट को अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद मैंने कहा एक चांस ये है कि डिमांड वुड बी स्ट्रांग, और अगर डिमांड स्ट्रांग हुई तो मुझे 120 मिलियन का इनकम होगी। दैट मींस मैंने 120 मिलियन जो है वो इनकम की है, और 50 मिलियन मेरी इन्वेस्टमेंट थी। दैट मींस मैंने 70 मिलियन का सेविंग कर ली। और दूसरा जो सिनेरियो है, या इसमें अपग्रेड के केस में दूसरा चांस है, वो ये है कि मैंने 50 मिलियन से इस ब्रांड को अपग्रेड किया, और आगे मेरे पास डिमांड वीक आ गई जिसका होने का चांस 40% है। तो फिर मैंने आगे इस केस में 60 मिलियन मेरी इनकम होती है। दैट मीन्स मैं टोटल हार्डली 10 मिलियन कमा पाऊंगा, बिकॉज मैंने 60 मिलियन जो है वो अर्न किया है, और 50 मिलियन मेरी इन्वेस्टमेंट थी, सो मेरी सेविंग 10 मिलियन है, राइट? सो अगर आप इस सिनेरियो को यहां तक रखें अपने सामने, तो और ये नंबर्स भी बेशक अगर आप ना लिखें, मैंने तो नंबर्स लिख दिए, अगर ये नंबर्स ना लिखें, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटायर प्रॉब्लम। और ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है बेसिकली, ये मेरे पास डिसीजन ट्री कहलाता है, बिकॉज दिस हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजंस, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके बाद इसी डिसीजन ट्री के ऊपर मैं दूसरी टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं, विच इज एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ये बताता है कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो, दैट इज बिल्डिंग अ न्यू प्लांट, तो इस डिसीजन की मॉनिटरी वैल्यू पैसे के टर्म्स में क्या वैल्यू होगी या क्या वर्थ होगी। इसी तरह अगर आप अपग्रेड वाला डिसीजन लेते हैं, तो इस डिसीजन की क्या वर्थ होगी। और एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू दैट इज EMV, ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू पता करने के लिए कि कितनी वैल्यू होगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मैं अपने प्रोबेबिलिटी वर्सेस इम्पैक्ट, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इम्पैक्ट से, और उससे मुझे पता चलता है कि मेरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर यहां तक? जी सर।
ओके, सो नाउ अगर मैं तमाम ब्रांचेस को देखूं तो सबकी अपनी अपनी एक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ रही है। पहली वाली ब्रांच में देखें तो मेरे पास जो इम्पैक्ट है या जो मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 80 मिलियन, लेकिन 80 बिलियन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, और इसी तरह जो मेरे पास लॉस होना है 30 मिलियन का, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। तो ओके। इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दैट मीन्स 60 मिलियन, सॉरी 60% है, दैट मीन्स 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 80। करेक्ट? सॉरी ये वार्निंग आ गई जी, 10 मिनट्स आगे बाकी। अच्छा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस, इधर आप देखें इट इज 0.4 multiplied by -30. Is it clear to यस everyone? सर। Yes, sir. Okay. So now इन दोनों, यानी कि अगर मैं न्यू प्लांट बिल्ड करता हूं तो उसकी नेट जो मेरे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है कि 60% चांस है कि 80 बिलियन सेव होंगे, प्लस 40% चांस है कि मेरे पास 30 मिलियन का लॉस होगा। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा या सम करूंगा तो मेरे पास एक एक वैल्यू आएगी विच वुड बी द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अ न्यू प्लांट। तो अब ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है? 36 मिलियन। 36 मिलियन। अब 36 कैसे आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 60% चांस है कि मेरे पास 80 मिलियन का प्रॉफिट होगा, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 40% चांस है कि यहाँ पे मेरे पास 30 मिलियन का लॉस होगा। सो ये मैंने कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई और चांस भी होता कि 10% चांस है ऐसा होता, तो मैं वो भी यहाँ पे प्लस कर देता। ठीक है, सो नेट पे मेरे पास अगर मैं न्यू प्लांट बिल्ड करता हूँ तो उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है 36 मिलियन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ दूसरी तरफ हम देखते हैं, इसकी तो मुझे 36 मिलियन मिल गई। व्हाट अबाउट अपग्रेडेशन? अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो फिर क्या है? 60% चांस है, यानी कि 0.6 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स 70 70 मिलियन। प्लस प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10। ठीक है, सो अगर ये मैं सॉल्व करूंगा तो इससे मेरे पास जो दूसरा डिसीजन है मेरा, उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज 46 फोर्टी मिलियन। सिक्स तो अब मेरे पास एक डिसीजन की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है 36 मिलियन और दूसरे की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है 46 मिलियन। तो मैं डेफिनेटली आई वुड गो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द प्लांट, क्योंकि इधर मुझे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा मिल रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो नाउ व्हाट इज डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री बेसिकली आपकी वो जो पूरा प्रॉब्लम सिनेरियो है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्रामेट्रिक, सॉरी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट? और उसके ऊपर फिर हम डिप्लॉय करते हैं कोई और टेक्निक, जिसमें से अभी हमने एक पढ़ी है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक और भी टेक्निक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कहलाती है। वो भी इसी तरह डिसीजन ट्री के ऊपर आती है। इसकी एक एनालॉजी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, जो हम नेटवर्क डायग्रामिंग मेथड एंड क्रिटिकल पाथ मेथड में करते हैं। आपको याद है कि ये नेटवर्क डायग्रामिंग मेथड क्या था, या नेटवर्क डायग्राम क्या होती है? नेटवर्क डायग्राम बेसिकली एक्टिविटीज को सीक्वेंस में डालने का एक तरीका है, एंड दैट्स इट। वो सिर्फ ये बताता है कि ये मेरे पास एक्टिविटीज हैं ए बी, लेट से यहाँ पे ये सी है, इसी तरह डी है, लेट से, ठीक है, ई है, और इधर हम एफ कर देते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये नेटवर्क डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? Yes, जी sir. सर। ओके, और जो इसके ऊपर मेरा क्रिटिकल पाथ नहीं पता चलता, राइट? अगर आप स्केजुअल मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो स्केजुअल का नॉलेज एरिया है, उसके प्रोसेसेस को पढ़ें, तो पहला प्रोसेस है प्लान स्केजुअल मैनेजमेंट। उसके अंदर एक प्लान बनता है, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, इसी तरह कॉस्ट का बनता है, तो स्केजुअल का भी एक प्लान बनता है।
उसके बाद अगला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद अगला प्रोसेस है सीक्वेंस द एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को आप सीक्वेंस में करते हैं, और वो सीक्वेंस करने के लिए नेटवर्क डायग्राम मेथड इज ए गुड टूल। इसी तरह मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जब यूज करते हो तो आप एक लिस्ट ऑफ टास्क बनाते हो। उन टास्क के आगे आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रीडिसेसर्स लिखते हैं। दैट मीन्स उनका हम सीक्वेंस बताते हैं। करेक्ट। अच्छा, इसी तरह हम जो नेटवर्क डायग्राम का क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें जनरली आपको एक टेबल दिया जाता है, और वो टेबल क्या होता है, यहाँ पे एक्टिविटीज की लिस्ट होती है ABC, दैट इज आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, ये प्रोसेस है। उसके बाद अगला कॉलम क्या होता है, कैन समवन टेल मी। यहाँ पे एक कॉलम क्या चीज होती है, सर वो प्रीडिसेसर Sir, वगैरह होती है ना। यहाँ पे होता है प्रीडिसेसर। वेरी गुड। ठीक है। यस। अब ये प्रीडिसेसर बेसिकली क्या है, प्रीडिसेसर सीक्वेंस बता रहा है कि यस। पहली और इसके कोई नहीं है, फिर इसमें A और B दोनों हैं, और वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, या अगला अगला यहाँ पे क्या लिखा होता है, वो लिखे होते हैं ड्यूरेशंस। करेक्ट। अच्छा, यस। यहाँ तक ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी हमारे सामने है, ये नेटवर्क डायग्रामिंग है, और इसके अंदर हमने कोई क्रिटिकल पाथ हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। होता क्या है कि हम पहले एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन का एस्टीमेट आता है, और उनको सॉरी सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस करने के बाद हम ड्यूरेशन का एस्टीमेट लगाते हैं, और फिर हम अपना क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं अगले प्रोसेस में जाके। तो अब इसी नेटवर्क डायग्राम के ऊपर ही हम एक और मेथड अब डिप्लॉय करते हैं, जिसको हम कहते हैं CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। सो नेटवर्क डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, और क्रिटिकल पाथ मेथड इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिप्लॉय होता है, और फिर आप क्या करते हो, इसी को चेंज कर देते हो। और अब आप यहाँ पे वो ब्लॉक्स बना के जो करते हैं काम, कि यहाँ पे एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, आई होप यू रिमेम्बर दिस, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, और यहाँ पे फ्लोट वगैरह लिखते हैं। और इससे हमें क्रिटिकल पाथ मिलता है, इससे हमें फ्लोट्स का पता चलता है। एम आई राइट। आपको ये याद है ना चीजें, आई होप जी सर, याद है। याद है ना। सो ये दो टेक्निक्स हैं जो बैक वक्त हम यूज कर रहे हैं। एक है सिर्फ डायग्राम शो करती है कि सीक्वेंस क्या है, और उसके ऊपर हम क्रिटिकल पाथ मेथड लगा देते हैं, तो उससे हमें क्रिटिकल पाथ मिलता है। बिल्कुल इसी तरह अभी जो हम काम कर रहे थे, इसमें ये जो डिसीजन ट्री है, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पूरे प्रॉब्लम की, कि मेरे पास ये दो पॉसिबल डिसीजंस हैं जो मैंने लेने हैं, और फिर उसमें डिफरेंट चांसेस हैं कि अगर ये डिसीजन लेता हूं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी तरह ये डिसीजन लेता हूं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये पूरी प्रॉब्लम आपके सामने क्लियर होके आ जाती है। अगर इस प्रॉब्लम में मुझे एक्चुअल में अब डिसीजन भी लेना है, तो उसके मुख्तलिफ मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड हमने कहा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, कि यार आप दोनों डिसीजंस की एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू चेक कर ले, और उस बेस पर डिसीजन ले ले। तो हमने पहले की एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू चेक की, फिर दूसरे की, और जिसकी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ज्यादा थी वो हमने कर ली। सो नाउ इसी का एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, और उसमें सिनेरियो है वो थोड़ा सा इसका नेक्स्ट लेवल आप कह लें, वो है, इसको अगर आप पढ़ लें। यू वर्क एज एन स्टेट एजेंसी ओनर एंड हैव साइटेड एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। आपको कोई एक जगह, एक लैंड पीस ऑफ लैंड मिला है, और उसको आप परचेज करना चाह रहे हो, और उसमें 300,000 जो है वो उसकी कॉस्ट है। अच्छा, अगर आप ये लैंड खरीद लेते हैं, इस लैंड की जो करंट कैटेगरी है, वो लेट से ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन आपको इसको रेजिडेंशियल एरिया में चेंज करना है। अगर दैट मीन्स आपने इसकी जोन को चेंज करना है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू लेट से रेजिडेंशियल। तो ये जो रीजोनिंग की रिक्वेस्ट है, ये अगर आप कंसर्न अथॉरिटीज को भेजते हो, तो उसके और वो अप्रूव हो जाती है, तो वहां पे आप 3 टाउन हाउसेज, 3 हाउसिंग सोसाइटीज, या 3 इलाके बना सकते हैं, और वो 3 टाउन हाउसेज आप इमीडिएटली में भी बेच के 350 मिलियन कमा सकते हैं। दैट मीन्स 350,000 कमा सकते हैं। आपने 3 लाख लगा के
3.5 लाख जो है वो अर्न कर लिए। ठीक है, ये आपके सामने एक चीज है। लेकिन आपको ये जो जोनिंग का अप्रूवल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा रीजोन करने का, आप इसको एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल लैंड लेट से चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसका चांस होने का है 60% कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, दैट मींस 40% चांस ये है कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही है। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज लास्ट मिनट। अभी ये कॉल ड्रॉप हो जाएगी, और अगर ड्रॉप हो जाती है तो फिर विल हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद आई रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो उसमें इसी मीटिंग आईडी से, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जल्दी कर लें।